आइए आज हम जानते हैं, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पारा शिक्षकों के जो अस्थायीकरण वेतनमान के मामले में जब-जब सरकार करीब पहुंचती है, तो आखिर कौन-सा ऐसा झमेला है जो उन्हें पचड़े में डाल देता है और सरकार बाध्य हो जाती है। आखिर क्या है मामला? क्यों नहीं हो पा रहा है इनका अस्थायीकरण? सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो चुकी है, लेकिन वेतनमान का जो मूल मांग इन लोगों का था, मात्र एक मांग था, ये आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत विवादित मामला है पारा शिक्षकों का और इसके बिना ये नहीं हो पाएगा अस्थायीकरण, सरकार का ऐसा कहना है। तो आखिर दोषी कौन है? कि किसका दोष है? पारा शिक्षकों का दोष है, सरकार का दोष है या सरकारी तंत्र का दोष है? आखिर दोषी कौन है जिसके कारण इतनी बड़ी अड़चन आ जाती है? तो आज के इस वीडियो में आपको बारीकी से समझाएंगे। ये थोड़ा सा वीडियो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको समझना बहुत आवश्यक है। थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे और समझेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको ये रोस्टर प्रणाली की झमेला जो है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि पारा शिक्षकों का जो विवादित मामला को अभी हमने बात की, तो ये सरकार कहती है कि रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, जिसके कारण हम इन्हें वेतनमान नहीं दे पाएंगे। पारा शिक्षकों का कहना है कि रोस्टर का पालन हुआ है, हमें हर हाल में वेतन चाहिए। अभी झारखंड सरकार का लेटर भी अभी हम दिखाएंगे कि रोस्टर की व्यवस्था क्या थी और पालन हुआ है या नहीं हुआ है। इधर पारा शिक्षकों के द्वारा जो बहुत प्रकार के पत्रों का संग्रह किया गया है, उसके कुछ अंश भी आपको दिखाएंगे जिसमें पारा शिक्षक दावा करते हैं कि रोस्टर का पालन हुआ है। और दोषी कौन है? पारा शिक्षक को क्यों नहीं मिल पा रहा है वेतनमान? ये थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर दोषी कौन है, ये रोस्टर का पालन हुआ या नहीं, सरकार की बात सही है या फिर पारा शिक्षकों की बातें सही है। तो आप कृपया ध्यान से देखिए और समझिए। दूसरी बात यहाँ हम बताना चाहेंगे कि रोस्टर की व्यवस्था में बहुत बड़ी दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है? रोस्टर की व्यवस्था जहाँ जहाँ लागू हुई है, वहाँ वहाँ परेशानी है। क्या दिक्कत है? और ये पॉइंट वाइज रोस्टर जो है, ये बहुत मुश्किल में हमेशा विवादों से घिरा रहा है। और वही विवाद चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हर जगह पर इस प्रकार की बाध्यता है। और ये रोस्टर की जो प्रणाली है, वो विवादों में घिरा रहा है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय तक की इस प्रकार की बातें पहुँची है। तो आइए आपको हम बारीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको हम थोड़ा-सा ये शेड्यूल दिखाते हैं, आरक्षण का शेड्यूल, उसके बाद आपको रोस्टर बताएँगे। थोड़ा-सा इसको समझ लीजिए सबसे पहले। सबसे पहले हम 100 सीट की बात करते हैं कि अगर किसी ज़िले में 100 सीट पर बहाली निकल रही है, अगर किसी ज़िले में 100 सीट पर बहाली निकली है, तो 100 सीट पे बहाली जो निकली है, तो यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था जो है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं कि एससी के लिए ये एससी के लिए 10%, एसटी के लिए 26%, ओबीसी के लिए 14%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 60% हो जाता है। अब यूआर के लिए 40% यहाँ पे बचता है। अब बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए एससी के लिए 10% तो 10 सीट, एसटी के लिए 26% 26 सीट, 100 सीटों की बात हम कर रहे हैं, ये आरक्षण प्रणाली है। उसके बाद तुरंत रोस्टर को क्लियर करते हैं। ओबीसी जो है वो 14% 14 सीट, ईडब्ल्यूएस जो है वो आपका ये 10%, टोटल यहाँ 60%। तो 60 और 40 यहाँ पे देखिए, तो इतने सीट जो हैं आरक्षित हो गए और ये आरक्षण कैटेगरी में जाकर नियुक्ति भी होती चली आई है। ये जो यूआर का जो सीट है, ये जो है ये योग्यता आधारित है, काबिलियत के आधारित है, मेरिट बेसिस पे है। इसमें या तो एससी, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी होंगे, ये सीट पर 40% सीट पे दावा कर सकते हैं। ये आरक्षण की नीतियां हैं। तो यहाँ पर ये समझने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी, ये बहुत ही आसान है। रोस्टर को आपको दिखाते हैं कि रोस्टर की प्रणाली क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अभी ये जो झारखंड सरकार का पत्र है, उसमें रोस्टर की प्रणालियों को दिखाते हैं। उसके बाद पारा शिक्षकों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। बहुत आसान तरीके से रोस्टर की प्रणाली को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं।
और उसके बाद दोषी कौन रहा है, पारा शिक्षक दोषी रहे हैं, सरकार रही है, सरकार के अधिकारी रहे हैं और भुक्तभोगी कौन बन रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। आखिर क्यों नहीं मिलेगा वेतनमान, आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर हम ले चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे, पुनः आएंगे। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल से ये पत्र प्राप्त हुआ है। सबसे पहले इस पत्र का अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ दिखाएंगे। एक सेकेंड आप थोड़ा बने रहिए इस वीडियो में, आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको समझिए। आपको हम ये दिखाना जो चाह रहे हैं, ये सरकार के प्रधान सचिव हैं, जो 9/4/2010 को पत्र निर्गत हुआ है। रोस्टर प्रणाली का पत्र 2003 में भी निर्गत हुआ था। ये संशोधित पत्र है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसको सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद रोस्टर इसी पत्र के में नीचे दिखाया गया है, उसको दिखाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प संख्या 6704 दिनांक 10/12/2003 से जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 100 बिंदु का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया है। 100 बिंदु अभी आपको हमने दिखाया, ये पॉइंट वाइज रोस्टर। फिर से हम बैक में ले चलेंगे आपको और फिर से समझाएंगे। तो अभी पहले इसको देख लेते हैं। विभागीय संकल्प संख्या 5162 दिनांक 25/9/2008 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान आरक्षण को विभाजित करते हुए राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग अनुसूची 1 तथा पिछड़े वर्ग अनुसूची 2 की जातियों को क्रमशः 8% और 6% अलग अलग आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए संकल्प लिए जाने तथा रांची एवं हजारीबाग जिलों से पुनर्गठित जिलों तथा रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़ के अस्तित्व में आने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 6704 दिनांक 10/12/2003 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। विभागीय संकल्प संख्या 1072 दिनांक 17/2/2009 के द्वारा राज्य स्तरीय पदों के लिए 50 बिंदुओं द्वारा, ये 50 बिंदु आरक्षण क्या है आगे हम आपको बताते हैं। रोस्टर क्या है, रोस्टर परिचारित किया गया है। सम्यक जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिंदुओं का संशोधित आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है, जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। इसके साथ ही, मतलब इसी में संलग्न है, अभी आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या यहाँ जो है 6704 दिनांक 10/12/2003 को अब क्रमित किया जाता है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होता है। ये संशोधित रोस्टर और आरक्षण की नीतियां हैं, उसी का पत्र है। अब आपको नीचे ले चलते हैं हम थोड़ा सा, आइए देखते हैं यहाँ रोस्टर की प्रणालियाँ। अभी आपने पत्र में देखा होगा 50 पॉइंट का रोस्टर आरक्षण। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, अभी हमने आपको आरक्षण समझाया पिछले वीडियो में कि एससी को इतना, एसटी को इतना, ओबीसी को इतना, इसके लिए इतने सीट। ये देखिए रोस्टर व्यवस्था है। इसको समझाने के बाद आपको हम ले चलेंगे, ये पारा शिक्षकों जो द्वारा जो दावा किए जाते हैं उसको देखेंगे, और आज इस वीडियो में आपका सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। यहाँ देखिए, ये है रोस्टर क्रमांक, आरक्षण कोटि 25 तक आता है और उसी 26, 27, 28 यहाँ चलता है वो जो 50। तो 50 बिंदुओं का 50 सीटों के लिए आपको रोस्टर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो पहला पोस्ट है अनारक्षित के लिए होगा, दूसरा पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए, इसको समझिए। तीसरा पोस्ट अनारक्षित, चौथा पोस्ट अनुसूचित जनजाति। इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं कहीं अनारक्षित, कहीं कहीं अनुसूचित जनजाति, कहीं कहीं पिछड़ा वर्ग, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है रोस्टर प्रणाली, ये है रोस्टर। इसमें जैसा अभी हमने आरक्षण में दिखाया था कि 40% सीट जो बचा, 60% तो वहाँ आपका क्या था, आरक्षण वाइज था, लेकिन 40% सीट जो था उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के कैटेगरी भी पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो रोस्टर का क्रमांक है, यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि आपको इसी सीट पे इस तरीके से आपकी नियुक्ति होगी। तो रोस्टर क्या है आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। अर्थात 50 पोस्ट जो है, ये 50 पोस्ट के लिए किस क्रमांक पे किस कोटि के अभ्यर्थी रहेंगे, वो यहाँ पर सेटल कर दिया गया है।
उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको 2 चीज़ अभी हमने दिखाया, आपको समझ में आई होगी। आगे हम चलते हैं सबसे पहले, यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे थे, इसको देखते हैं सबसे पहले। ये था आरक्षण आपका। यहाँ पे ये रोस्टर और आरक्षण में थोड़ा-सा ये डिफ़रेंस है। तो आपने इसे समझ लिया होगा। अब हम आपको दिखाएँगे जो पारा शिक्षक दावा करते हैं कि रोस्टर का पालन हुआ है। अब उसको दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसका दोषी कौन है? क्या पारा शिक्षक दोषी हैं या तो फिर कौन दोषी है? तो आपको अब यहाँ दिखाते हैं, इसको देखिए सबसे पहले। यहाँ पर हम इसे थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, इसको समझिए। और पारा शिक्षकों में की जो बातें हैं, यहाँ बिना देखे समझे कुछ गलत कमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इसे अच्छी तरह से समझें, उसके बाद फिर जो भी कमेंट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे इस तरीके से इसे घेर देते हैं। मात्र हमको इतना ही समझना है। तो इसको थोड़ा और अब बड़ा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। एक सेकंड ये रुकिए, थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो है यही मामला है। तो इसमें लिखा हुआ किसी ये सामाजिक अधिमान्य अर्थात किस प्रकार से ये चुनाव किया जाएगा। किसी विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में चयनित किए जाने हेतु एक से अधिक पदों हेतु योग्यताधारी प्रत्याशी उपलब्ध हों तो चयन निम्नांकित सामाजिक अधिमान्य के क्रम के अनुसार होगा। अर्थात देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति को, उसके बाद अनुसूचित जाति को, उसके बाद अन्य पिछड़ा को, उसके बाद सामान्य वर्ग को। इस प्रकार से ये चुनाव की प्रक्रिया थी। तो आप यहाँ पर अब हमें ये बताएं, आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अभी हमने आपको रोस्टर दिखाया था, तो रोस्टर में जो सीटें थी वो पहले से बुक थी। इस सीट पे एससी, इस सीट पे ओबीसी, इस सीट पे जनरल, ऐसा आपको दिखाया। अब यहाँ देखिए, ये मिला तो सही, ये नहीं मिला तो इसको ले लीजिए, ये नहीं मिला तो इसको ले लीजिए, ये नहीं मिला तो इसको ले लीजिए, मतलब किसी को भी ले लेना है, ये था। तो यहाँ पर वास्तविकता से अगर देखा जाए तो ये ना तो रोस्टर का पालन हुआ और ना ही आरक्षण का पालन हुआ। यहाँ पे थोड़ा-सा और इसको ऐसे समझते हैं कि आरक्षण की प्रणाली भी क्या होती है, अगर जो सीटें हैं एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए रिजर्व है, अगर उस कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो वो सीट को खाली रख दिया जाता है। वो उस पे किसी की बहाली नहीं होती है जो रिजर्व कोटे के हैं। लेकिन यहाँ पर तो खाली रखने की बात हुई ही नहीं। अगर ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये भी नहीं मिला तो चलिए सामान्य वर्ग को उठा लीजिए, बहाली कर दीजिए। तो ये ना तो रोस्टर है और ना ही आपका आरक्षण है। निश्चित तौर पे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आपको कड़वा लगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपको ऐसा लगा होगा। हमने सिर्फ समझाने का प्रयास किया है आपको। तो इस प्रकार से ये कहीं भी पालन नहीं हुआ। लेकिन अब बात करेंगे कि इसके लिए दोषी आखिर कौन है? क्यों नहीं पालन करवाया गया? क्यों इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती है? और भी राज्य में बहाली की गई, क्यों नहीं? वो सभी राज्यों में पालन करवाया गया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? दोषी कौन है? उसको सज़ा क्यों नहीं दी जाती है? पारा शिक्षक जो निरीह हैं, भोले-भाले हैं, उन्हें क्यों इस प्रकार से किया जाता है समस्या? अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं यहाँ पर, इसको समझिए। मामला इस प्रकार का है, आपकी नियुक्ति जिलावार नहीं हुई है, आपकी नियुक्ति स्कूल वाइज़ हुई है। स्कूल वाइज भी नियुक्ति हुई तो स्कूल में भी जो सीट अगर निर्धारित कर दिया जाता कि ये एससी कैटेगरी के ही बहाल होंगे इस विद्यालय में, इस विद्यालय में ओबीसी के होंगे, इस विद्यालय में जनरल के होंगे, जो भी हो, जो भी सिस्टम था, अगर उस प्रकार से अगर होता तो निश्चित तौर पे आज विवादों में घिरा हुआ नहीं होता और पारा शिक्षकों को हर हाल में वेतनमान मिलता। अब बात करते हैं कि दोषी कहीं न कहीं सरकार का तंत्र है, उनके अधिकारी हैं, लेकिन उसका भुक्तभोगी पारा शिक्षक हैं। अब हम बात करेंगे कि अभी भी वेतनमान मिल सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं और वेतनमान की प्रक्रिया अभी भी अपनाई जा सकती है। इसको सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, आपको परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम देखते हैं कि पारा शिक्षक जो हैं, कहीं न कहीं मायूस हैं। अंत में जो भी मिला उसको लेने को मजबूर हैं, लेकिन पारा शिक्षक हर हाल में स्थायीकरण चाहते थे, जो सरकार नहीं दे पा रही है। आगे बात कर लेते हैं
कि ये जो झमेला है उसमें दोषी कहीं न कहीं सरकार के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार का नियम अगर नहीं होता, सरकार अगर रोस्टर वाइज अगर बहाली करती, तो निश्चित तौर पे यही पारा शिक्षक जो अभी कार्यरत हैं, वो रोस्टर और आरक्षण के अनुकूल ही विद्यालय में बहाल होते। आपने गलत तरीका से बहाल अगर किया है, तो आपको नियम में संशोधन कर इन्हें समायोजन कर देना चाहिए। देखते हैं कि सबसे पहले जो सिस्टम होता है, 3 वर्षों तक अगर जो आपने नियमित रूप से कार्य कर लिया है, तो आपको अधिकार है कि आप अस्थायीकरण किया जा सकता है आपका। उसके बाद सरकार के बीच में 10 वर्ष की सेवा के लिए ऐसा प्रावधान है। अगर 10 वर्ष के आपने लगातार सेवा दिया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि आपका स्थायीकरण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो सरकार के तंत्र ही कुछ ऐसे हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली का हनन है कि आप या तो 10 वर्ष कर लें, या तो फिर 20 वर्ष कर लें, या 3 वर्ष कर लें। सरकार जो चाहेगी वही होगी, सरकार के अधिकारी जो चाहेंगे वही होंगे। अगर यहाँ देखा जाता तो निश्चित तौर पे ये व्यवस्था करके पारा शिक्षकों को कहीं न कहीं समायोजन कर लिया जाता। नियमावली बना दी जाती। उस नियमावली में जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि पूर्व की नियमावली को यहाँ से प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा, वो अप्रभावी समझा जाएगा। तो क्यों नहीं पारा शिक्षकों के लिए भी वैसे नियमावली ले आई जाती कि इससे पहले की नियमावली अप्रभावी समझी जाएगी। पारा शिक्षकों का स्थायीकरण रोस्टर वाइज इनको जहाँ सीट वैकेंट हैं वहाँ इन्हें पदस्थापित कर दिया जाता। तो इस प्रकार के मामले थे जो हमने प्रयास किया आप तक पहुंचाने का। उम्मीद करूंगा कि निश्चित तौर पे आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक अपडेट पहुंचते रहे, चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।